हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का फिजिक्स है, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर्स को जो हमने इंक्लूड किया है उनके नाम है ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण और प्लवन। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए वेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो W क्या होता है, mg। हमारे क्वेश्चन में दिया भी है तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे गिवन में हम लिख लेंगे m = 10 kg। और g तो पता ही नहीं है, तो g हमें आता है, कितना होता है g का मान 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। तो हम क्या करेंगे, यही सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वेट फाइंड करने के लिए। W क्या हो जाएगा, mg। ठीक, तो m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू क्या है 9.8 है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा 98। अब वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो दिया गया है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया गया है बच्चे, 10.8 दिया गया है। फिर कह रहा है पानी का जो घनत्व है वो 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये एक्चुअल में पानी का जो घनत्व होता है यही होता है, 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, फिर कह रहा है एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व निकालिए। ठीक है, तो कैसे करना है हमें, इस क्वेश्चन में देखिए हमें आपेक्षिक घनत्व दिया गया है चांदी का, ठीक है, और पानी का भी घनत्व दिया गया है। हमें निकालना क्या है, चांदी का घनत्व निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है आपेक्षिक घनत्व = किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक का मतलब ही होता है रिलेटिव, यानी कि हम कंपेयर करते हैं, तो हम पदार्थ का जो घनत्व होता है वो किससे, पानी से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगा वो हमारे सिल्वर की डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, सिल्वर की डेंसिटी हो जाएगी, साथ में वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सिल्वर की डेंसिटी तो हमें निकालना ही है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की हमें पता है। तो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की कितना है, 10.8 है, और वाटर की डेंसिटी भी हमें पता है कितना है, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं सिंपल। जब हमें निकालना रहेगा क्या, सिल्वर की डेंसिटी जब निकालना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिल्वर की डेंसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, अभी हमने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिल्वर के जो रिलेटिव डेंसिटी है यानी आपेक्षिक घनत्व में हमें वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिल्वर की डेंसिटी = रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो सिल्वर की डेंसिटी क्वेश्चन में 10.8 दिया है और वाटर की डेंसिटी 10 है, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ है वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 10.8 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ मतलब सेम यही चीज़ उतर जाएगा आंसर में, बस उसमें क्या करेंगे हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये और साथ में 10⁻3, यही क्या हो जाएगा, सिल्वर का डेंसिटी। ठीक है, अब पूछा है कि यूनिट बताइए, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जो इसकी यूनिट है वही सेम यूनिट किसकी हो जाएगी, ये चांदी का भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यूनिट हो जाएगी वो होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का भार
क्या दिया बच्चे, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है और उसका भार क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, तो उसका वेट कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। फिर कह रहा है इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना होगा। ठीक है, तो हमें चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का भार मापना है। तो आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है, चंद्रमा पर अगर उसी वस्तु को ले जाया जाए तो वो वस्तु के भार का क्या हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब चंद्रमा का भार निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिखेंगे चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार। ठीक है, क्या लिखेंगे, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार, वस्तु का भार। ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू वस्तु का भार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू वस्तु का भार। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लिखेंगे, हम आपको क्लियर यहाँ बता देते हैं, पहले हम वस्तु का भार नोट कर लेते हैं, 10 न्यूटन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने वस्तु का जो भार है W हम मान लें या हम फिर WO मान लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट करके, तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो पृथ्वी पर कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है। हमें चंद्रमा पर निकालना है, यानी मून पर हमें ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू अर्थ पर जो वेट है, यानी EO जो वेट है, इसको हम रख देंगे। तो 1/6 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/6 ये हो जाएगा। ठीक है, या हम फिर इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.67 न्यूटन। क्या आ जाएगा, 1.67 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। दिया क्या है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना होगा। तो हमने बताया कि जो पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है, चंद्रमा पर अगर उसी वस्तु को ले जाया जाए तो उसका भार क्या होता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, यानी जो पहले भार था उसका क्या हो जाता है, 1/6। तो हमने भी क्या किया, पहले 10 था, फिर अगर हम चंद्रमा पर हम पूछ रहा है तो 10/6 कर दिए हैं, और जब सॉल्व किए हैं तो 1.67 न्यूटन आ गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा की ओर फेंका जाता है। तो आपको पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल काम करता है उसके विपरीत हम फेंक रहे हैं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वो नीचे की ओर काम करता है, और हम वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जी लेंगे, जी का जो भी हम मान लेंगे उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए जी का मान -g होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है, और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो ऊंचाई यानी कि h हम ले लें या फिर हम s भी ले सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई को हम s, जो ऊंचाई ऊपर की ओर है वही तो दूरी है, तो s भी हम कह सकते हैं, h भी कहते हैं। कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परिकलन कीजिए। किसका परिकलन करना है, वस्तु कितनी वेग से ऊपर की और गई, यहाँ पे और छूट गया है, यानी कि जो वस्तु का वेग था जब ऊपर फेंका गया तब क्या था, यानी हमसे प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। कौन सा वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग। फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग होगा, और जब वो पहुँच जाएगा ऊंचाई पे तो वो उसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। और जब अंतिम वेग 0 होगा तभी वो वस्तु क्या करेगी, नीचे की ओर गिरेगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो अंतिम वेग है वो 0 दिया गया है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। यस का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, गति का समीकरण। क्या लगा देना है, गति का समीकरण। कौन सी गति का समीकरण लगाएंगी, आपको निकालना है v। अब g तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जी निकाल सकते हैं। जी का मान जो होता है वो क्या होता है, 9.8। क्या होता है, 9.8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। ठीक है, तो यानी कि इसमें यू पूछ रहा है और सेकेंड वाले में क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है।
अगर मान लीजिए हमारे पास देखिए गति के जो समीकरण हो, 3 समीकरण होते हैं। पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये तो हम लगा नहीं सकते। अब एक ही जगह पे g हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ माइनस जी हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक। या तो यहाँ माइनस रख के करिए या फिर जो वैल्यू आप 9.8 ली हैं उसको माइनस में लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ ये प्लस में ही रहेगा और g का मान तब माइनस 9.8 रखेंगे, ठीक। अब देखिए t तो पूछा है और v भी पूछा है, तो हम दो चीज़ों को दो वेरिएबल ऐसे हैं जिसका मान हमें पता ही नहीं है, तो हम इसके थ्रू हम u का जो मान है हमें, यानी कि प्रारंभिक वेग है, वो हम नहीं निकाल सकते। तो दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं। दूसरा क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही होता है। अब इसमें देखिए a भी हमें पता है, a मतलब g है, ठीक है, और s मतलब क्या है, h है। तो ये g h हमें पता है और u तो नहीं पता लेकिन v पता है, तो हम इस फॉर्मूले से u का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। हमारे क्वेश्चन में s की वैल्यू यानी h की वैल्यू 10 दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले v हमने कहा प्रारंभिक वेग क्या हुआ है, 0 दिया है। u आपसे पूछ रहा था, h की वैल्यू कितना दिया था, 10 दिया था, और g की जो वैल्यू था वो 9.8 था, ठीक है। लगा देते हैं फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, यानी 2as या 2gh, ठीक। u 0 हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 10 इंटू 9.8 हो जाएगा, और 9.8 माइनस में रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो 0 ही है, इधर सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर, या हम क्या कहते हैं, जब इधर 0 है तो हम u को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98। जब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9.8 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 हो जाएगा, इसमें 2 है, ठीक है, यानी हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा, 196। तो v स्क्वायर अभी हमने निकाला है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 196, ठीक है। तो अंडर रूट 196 हो जाएगा, तो ये हम ले लेंगे कितना, प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें प्लस माइनस हमें क्या करना है, दूरी को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, दूरी को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पॉइंट जो पूछा था कि वस्तु कितनी वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है, तो इसका वेग निकल गया। अब टाइम पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए कितना समय लिया गया है। तो हमने फर्स्ट वाला जो आपको बताया था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हम लगा देंगे, क्योंकि अब हमें v भी पता है, u भी पता है और g भी पता है, तो t हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा ये, ठीक है। और v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू अभी कितनी आई है, 14 आई है, प्लस g का मान माइनस 9.8 रखेंगे और t का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसी को जब हम सिंपलीफाई सॉल्व करेंगे तो अगर 9.8 प्लस माइनस में है, यानी इसको सॉल्व किया तो 14 माइनस 9.8 इंटू टी आ गया, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू जब हम फाइंड करेंगे इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। अभी क्या आया था, 0 इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 टी आया था, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 14/9.8, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43, ठीक है। और समय है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। बात समझ में आ गया, यानी कि अब ये हमारा सॉल्व हो गया कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 1.43 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, तो कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, 14 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पूछा था कि उसको पहुंचने के लिए, यानी उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए कितना समय उसने लिया, तो वो हो गया 1.43 सेकेंड। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप लोग ज़रूर बताएं।